हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एपेक्स क्लासेस एड्यूटेक पे। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो विद्युत धारा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, नाम है बच्चों विद्युत सेल। तो विद्युत सेल के बारे में आज अपन चर्चा करेंगे कि विद्युत सेल क्या होता है, इसके अंदर जो टर्म्स आती है जैसे विद्युत वाहक बल है, टर्मिनल वोल्टता है, आंतरिक प्रतिरोध है, उन सब के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक नाम है विद्युत सेल। तो देखिए, अगर बात की जाए विद्युत सेल की, तो विद्युत सेल बेसिकली होता क्या है उसको सबसे पहले समझते हैं कि विद्युत सेल बोलते किसे है, किसे आप विद्युत सेल कहेंगे। तो देखिए, विद्युत सेल बेसिकली होता क्या है, सेल ऊर्जा का एक स्रोत होता है, एनर्जी सप्लाई करता है ये बेसिकली, और एनर्जी उस परिपथ के अंदर धारा को प्रवाहित करने का बेसिकली काम करती है। अपने जो कोर्स के अंदर फिजिक्स की अगर मैं बात करूं, तो फिजिक्स के कोर्स के अंदर जो विद्युत सेल है वो विद्युत रासायनिक सेल है। सेल दो प्रकार के होते हैं, एक विद्युत अपघटनीय सेल होता है, एक विद्युत रासायनिक सेल होता है। ठीक है, ये दोनों सेल जो है उनके बारे में आप पूरा डिटेल में केमिस्ट्री में स्टडी करते हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में। लेकिन यहां पे जो आज अपन पढ़ने वाला यह टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर विद्युत रासायनिक सेल के बारे में बात की जाएगी। अपने सिलेबस के अंदर विद्युत रासायनिक सेल है। तो अगर मैं विद्युत रासायनिक सेल की बात करूं, तो विद्युत रासायनिक सेल बेसिकली करता क्या है कि जो रासायनिक ऊर्जा होती है, जो केमिकल एनर्जी होती है, उस केमिकल एनर्जी को बेसिकली ये विद्युत ऊर्जा में, इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करने का काम करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए विद्युत सेल क्या होता है, तो विद्युत सेल, आप सिंपल सी परिभाषा फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख के आओगे कि विद्युत सेल एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से जो केमिकल एनर्जी होती है, जो रासायनिक ऊर्जा होती है, उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो देखिए, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। यह एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। ठीक है बच्चों, तो एक सिंपल सी डेफिनेशन इसकी क्या कही जाएगी कि विद्युत सेल जो अपन जो कोर्स में पढ़ रहे हैं वो बेसिकली कौन सा विद्युत सेल है, वो विद्युत रासायनिक सेल है। तो आप कह सकते हो कि विद्युत रासायनिक सेल, जिसको अपन नॉर्मली शब्दों में विद्युत सेल कह रहे हैं, तो विद्युत सेल एक ऐसा उपकरण होता है, एक ऐसा युक्ति है जो केमिकल एनर्जी को, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने का कार्य करता है। ठीक है ना। रासायनिक ऊर्जा का बेसिक मतलब कुछ केमिकल्स होंगे, उन केमिकल्स के अंदर कुछ बॉन्ड बने हुए होते हैं, कुछ बॉन्ड टूटेंगे, नए बॉन्ड बनेंगे, और उसके कारण जो एनर्जी का डिफरेंस आएगा, वो एनर्जी बेसिकली आपकी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में या विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से सेल की मैकेनिज्म होती है, क्रियाविधि कैसे होती है, कैसे एक सेल काम करता है, उस सेल के काम करने के तरीके के बारे में समझते हैं। तो देखिए, सेल को समझने से पहले एक फिजिक्स का एक बेसिक फंडामेंटल लॉ है। ठीक है, एक मूलभूत सिद्धांत है, उसको आप पहले समझिए। हम मूलभूत सिद्धांत क्या होता है कि इस ब्रह्मांड के अंदर जितनी भी चीजें हैं, सभी अपनी ऊर्जा को कम से कम खर्च करने का प्रयास करती है, मिनिमाइज रखने का प्रयास करती है। इसका दरअसल मतलब क्या हो गया कि अगर मैं बात करूं स्थायित्व की, तो स्थायित्व जो होता है, जितनी कम ऊर्जा रखेगा उतना ही ज्यादा उस का प्रकृति में स्थायित्व होता है उस पदार्थ का, चाहे वो सजीव के लिए बात करें, निर्जीव के लिए बात करें, सबके लिए वैलिड होता है। तो एक फिजिक्स का फंडामेंटल लॉ है कि हमेशा कोई भी पदार्थ प्रकृति के अंदर अपनी ऊर्जा को मिनिमाइज रखना चाहता है ताकि उसकी स्टेबिलिटी बढ़े, ताकि उसका स्थायित्व बढ़े। तो इस स्थायित्व को बढ़ाने के लिए कोई भी पदार्थ जो होता है वो अपनी एनर्जी को कम से कम रखने का प्रयास करता है।
तो विद्युत सेल के अंदर भी यही बेसिकली बात होती है, जिसको अपन मैकेनिज्म के थ्रू या क्रियाविधि के थ्रू समझेंगे। तो देखिए, अगर विद्युत सेल के क्रियाविधि की बात करें तो कैसे काम करता है विद्युत सेल, बेसिकली किस तरीके से काम करता है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहां पे सेल की क्रियाविधि की बात की जा रही है। तो देखिए, सेल की क्रियाविधि के अंदर बेसिकली होता क्या है कि एक अपन कंटेनर लेते हैं। तो मान लीजिए इस तरीके से हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक, और इस कंटेनर के अंदर एक सॉल्यूशन भरा हुआ होता है। और ये जो सॉल्यूशन होता है या ये जो विलयन होता है इसके अंदर, वो याद रखिएगा H2SO4 अपन काम में लेते हैं, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड इसके अंदर भरा हुआ होता है। अब इसके अंदर बेसिकली क्या करते हैं कि दो यहां पे इलेक्ट्रोड लिए जाते हैं। तो दो इलेक्ट्रोड की अगर मैं बात करूं तो एक इलेक्ट्रोड जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, ये जिंक रॉड है, जिंक की छड़ है, और दूसरी जो है वो यहां पे काम में ली जा रही है कॉपर रॉड, कॉपर की छड़ है, ठीक। अब देखिए, जैसा कि मैंने कहा है कि हमेशा कोई भी पदार्थ अपनी एनर्जी को मिनिमम रखने का प्रयास करता है। मिनिमम क्यों रखना चाहता है? क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी बढ़े। तो अब देखा जाए यहां पे, तो अगर मैं H2SO4 की बात करूं तो इसका जो SO4 वाला जो आयन है, उस SO4 वाले आयन ने बेसिकली क्या कर रखा है, दो हाइड्रोजन को अपने साथ में जोड़ के रखा है, बंद बना के रखा है। और दो हाइड्रोजन को जोड़ने के अंदर इसकी एनर्जी ज्यादा खर्च हो रही है, बॉन्ड बनाने में एनर्जी ज्यादा खर्च हो रही है। अगर कुछ ऐसा हो जाए कि इसको दो बॉन्ड की जगह एक ही बॉन्ड बनाना पड़े, तो ऐसा हो गया तो उसकी एनर्जी कम खर्च होगी। तो बेसिकली यहां पे हो क्या रहा है कि H2SO4 के पास में कुछ एनर्जी है, बॉन्ड की कुछ एनर्जी बनी हुई है। अब बेसिकली हो क्या रहा है कि जैसे यहां पे ये जिंक की रॉड दिखाई दी, तो जिंक के साथ में ये H2SO4 का जो SO4 है वो इसके साथ में रिएक्ट करने का प्रयास करेगा। तो इसके लिए होगा क्या कि जो ये SO4 के अणु हैं वो कुछ इस तरीके से यहां पे आ जाते हैं कि यहां पे ये SO4 और यहां पे अपने पास में कितने हाइड्रोजन लेके बैठा हुआ है, दो हाइड्रोजन यहां पे ये लेके बैठा हुआ है। मैकेनिज्म को समझना किस तरीके से सेल बेसिक काम कर रहा है। तो यहां पे SO4 का जो आयन है वो दो हाइड्रोजन को लेके बैठा हुआ है, तो यहां पे उसको ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ज्यादा एनर्जी खर्च हो रही है। अब जैसे ही उसने देखा कि जिंक की रॉड यहां पे उपस्थित है, तो SO4 क्या चाहता है, हाइड्रोजन के साथ अपना संबंध तोड़ना और जिंक के साथ में अपने बॉन्ड को बनाना, ताकि जिंक के साथ में जब बॉन्ड बनाएगा तो उसको केवल एक ही आयन को रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि जब जिंक के साथ में रिएक्शन होगी तो ZnSO4 बनेगा। ध्यान से देखिए, यहां हाइड्रोजन के दो परमाणु इसको रखने पड़ रहे थे, दो आयन थे यहां पे, और यहां पे कितना रखना पड़ रहा है, एक ही रखना पड़ रहा है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, यहां पे उसकी एनर्जी कम खर्च होगी। तो यहां पे प्रॉब्लम क्या आई, ये SO4 अभी बॉन्ड टूटा नहीं है, अभी हाइड्रोजन जो है वो यहां पे आके बैठा हुआ है, SO4 जो है वो इस रॉड के पास में आ गया। और SO4 बेसिकली किस ताक में बैठा हुआ है कि कैसे भी करके इस जिंक के साथ में रिएक्शन हो जाए। लेकिन जिंक के साथ में रिएक्शन ऐसे हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि जिंक जो है वो उदासीन है। भाई, जब इलेक्ट्रॉन वगैरह त्यागे जाएंगे, जब आयन बनेगा, तभी तो वो रिएक्शन करेगा। तो अभी ये जिंक जो है वो इस SO4 के साथ में रिएक्शन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जिंक क्या है, उदासीन है। तो हमने किया क्या, बेसिकली इसी बात का फायदा उठाया और हमने यहां से एक वायर लिया और यहां से एक वायर लिया, और इन दोनों से होते हुए बीच में एक बल्ब कनेक्ट कर दिया, एक बल्ब कनेक्ट कर दिया इन दोनों के बीच में। तो अब देखिए होगा क्या कि जैसे यहां पे हमने यहां पे बल्ब कनेक्ट कर दिया, जिंक क्या करेगा, जिंक जो है वो दो इलेक्ट्रॉन को
रिलीज कर देगा, क्योंकि अब इसको रास्ता मिल गया इलेक्ट्रॉन को, पहले रास्ता था ही नहीं। जिंक दे तो किसको दे, इलेक्ट्रॉन त्यागना चाह रहा है लेकिन दे तो किसको दे, रास्ता नहीं था। तो हमने इसी बात का फायदा उठाते हुए एक तार जोड़ दिया और बीच में क्या लगा दिया, बल्ब कनेक्ट कर दिया। तो अब देखिए होगा क्या, अब जिंक को 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ने का रास्ता मिल गया। तो अब होगा क्या, यहां से ये जिंक की रॉड क्या करेगी, 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगी। और जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होके बाहर की ओर निकले, वैसे ही जिंक क्या हो जाएगा, Zn+2 बन जाएगा। और जैसे ही जिंक +2 बन गया, अब बेसिकली होगा क्या कि अब SO4 हाइड्रोजन के साथ में अपना जो बॉन्ड है वो तोड़ना चाह रहा है, क्योंकि यहां पे इसको 2 हाइड्रोजन के परमाणुओं को अपने पास में संयोजित करके रखना है। यहां पे ज्यादा एनर्जी खर्च हो रही है। और फिजिक्स का मैंने अभी कहा कि बेसिक सिद्धांत होता है कि एनर्जी कम से कम खर्च करना चाहता है। तो इसके लिए होगा क्या कि SO4 इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड को तोड़ देगा, क्योंकि अब उसको जिंक दिख गया और जिंक भी किस फॉर्म में, आयनीकृत अवस्था में दिख गया। तो अब ये बेसिकली क्या करेगा बच्चों, ये SO4 जिंक के साथ में जाके रिएक्ट करेगा। और जिंक के साथ में जाके रिएक्ट करेगा तो पहले देखो ये किस तरीके से बनेगा, H2SO4 जो है वो बेसिकली क्या बन जाएगा, 2H+ और SO4 2- में। आज अपन थोड़ी केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो 2H+ और SO4 2- में बदल गया। अब देखिए SO4 का जो आयन है वो बेसिकली जिंक के पास में जाके क्या करेगा बच्चों, जिंक का जो आयन है उसके साथ में जाके SO4 रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा, ZnSO4। तो ध्यान से देखिए SO4 को जहां पे 2 परमाणु अपने पास में रखने पड़ रहे थे हाइड्रोजन के, वो बेसिकली अब क्या हुआ, अब उसको केवल Zn को अपने पास में रखना पड़ रहा है। तो एनर्जी कम खर्च होगी और स्टेबिलिटी इसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसके अंदर बेसिकली हुआ क्या कि यहां से इसने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इधर से होते हुए भागे और इधर से भागते हुए कॉपर ने इसको रास्ता दिया। जैसे ये इलेक्ट्रॉन इस कॉपर से होते हुए इस सॉल्यूशन में आए, इस विलियन में आए, यहां पे कौन बैठा हुआ है, SO4 से संबंध तोड़ के कौन बैठा हुआ है, हाइड्रोजन। भाई हाइड्रोजन ने देख लो SO4 जो था, H2SO4 जो जा, उसमें से हाइड्रोजन आयन बन गया और SO4 का आयन बन गया। SO4 को तो जिंक के आयन से साथ में संयोजित हो गए, ZnSO4 बना दिया। इस हाइड्रोजन के आयन का क्या, तो जैसे ही यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकल के बल्ब से होते हुए इस कॉपर की रॉड से होते हुए जैसे इस सॉल्यूशन में आए, उसको 2 जो अलग हुए हैं आयंस H+ के वो दिख गए। तो होगा क्या कि H+ के जो 2 आयन हैं ये बेसिकली क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे और बेसिकली क्या बना देंगे, हाइड्रोजन गैस बना देंगे जो उड़ जाएगी। यहां से जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन आए, ये इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन जाके इस हाइड्रोजन के चिपक गया और एक इलेक्ट्रॉन जाके इस हाइड्रोजन के चिपक गया और हाइड्रोजन गैस बन गई और हाइड्रोजन गैस क्या हो गई, उड़ गई। तो अब ध्यान दीजिए, अब बेसिकली अपने को पता चल गया विद्युत धारा कैसे बनी होगी। ध्यान से देखिए, अपना काम हो चुका है। विद्युत धारा की डेफिनेशन क्या बताई थी, आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। तो ध्यान से देखिए, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला और इलेक्ट्रॉन निकल करके बेसिकली इस बल्ब से होते हुए इस सॉल्यूशन में आया। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकला तो यहां से तो ये बल्ब चमकना शुरू कर देगा, क्योंकि धारा का प्रवाह हो गया। तो इलेक्ट्रॉन को किसने निकाला, Zn ने। Zn से इलेक्ट्रॉन निकला। क्यों निकला, क्योंकि SO4 क्या चाह रहा था, Zn के साथ रिएक्शन करना, क्योंकि इसकी एनर्जी क्या होगी, कम खर्च होगी। तो इस Zn ने इलेक्ट्रॉन को त्यागे। इलेक्ट्रॉन को त्यागते ही क्या हुआ, धारा का प्रवाह हुआ और धारा के प्रवाह के कारण बल्ब चमका। तो बेसिकली हो क्या रहा है, केमिकल एनर्जी थी, बॉन्ड टूटे और नए बॉन्ड बने। ये बॉन्ड टूटा और ये बॉन्ड बना। बॉन्ड टूटने के कारण जो एनर्जी मिली, उस एनर्जी के कारण ही विद्युत धारा का प्रवाह हुआ है। ध्यान से देखिए, मान लीजिए H2SO4, एक पॉइंट बता रहा हूं, एक डेटा ले रहा हूं। H2SO4 के अंदर जो ऊर्जा चाहिए थी वो ऊर्जा मान लीजिए 12 जूल की है। H2SO4 के अंदर H2 हाइड्रोजन को और सल्फेट को संयोजित करने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता थी, 12 जूल की। लेकिन जैसे ही ZnSO4 बना, ऊर्जा की कम आवश्यकता होगी। मान लीजिए इसको कितनी आवश्यकता हुई, 10 जूल की आवश्यकता हुई। तो 12 जूल की जो ऊर्जा थी वो किस में कन्वर्ट होगी, 10 जूल में, मतलब 2 जूल बच गया।
अब वो 2 जूल बेसिकली करेगा क्या, वो इस इलेक्ट्रॉन को भगाएगा, तो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भागा, तो बेसिकली हो क्या रहा है, ऊर्जा संरक्षण का नियम लग रहा है कि H2SO4 के पास 12 जूल की एनर्जी थी, ये अपना स्थायित्व और बढ़ाना चाह रहा था, तो बढ़ाने के लिए इसने बेसिकली क्या किया कि बॉन्ड को तोड़ा ताकि एनर्जी कम खर्च हो। तो यहां पे ZnSO4 को रखने के अंदर 10 जूल की एनर्जी चाहिए, तो 2 जूल का तो फायदा हुआ। तो वो 2 जूल बेसिकली कर क्या रहा है, वो 2 जूल इसको इलेक्ट्रॉन को इस जिंक से कॉपर से होते हुए इस सॉल्यूशन में दौड़ा रहा है। तो बेसिकली हुआ क्या, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, और इलेक्ट्रॉन का निकलना ही सर्किट के अंदर जब इलेक्ट्रॉन चलता है तो उसी का नाम हमने विद्युत धारा दिया है बच्चों। तो बेसिकली हो क्या रहा है, केमिकल एनर्जी थी, ये देख लो यहां से यहां पे आए, केमिकल एनर्जी, बॉन्ड टूटा, और उस एनर्जी ने क्या किया, इस बल्ब को चमका दिया, ग्लो करवा दिया, मतलब विद्युत ऊर्जा में बदल गई। तो ऊर्जा संरक्षण का यहां पे नियम काम कर रहा है। तो ये बेसिकली अपन मैकेनिज्म लेते हैं, क्रियाविधि लेते हैं कि किस तरीके से आपका एक विद्युत सेल काम करता है। समझ में आ रही है बच्चों बात? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये सेल की एक क्रियाविधि होगी जिसको अपन समझते हैं। आगे देखिए, सेल के अंदर कुछ टर्म काम में आती है, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी अलग अलग टर्म काम में आएगी, जैसे विद्युत वाहक बल है, टर्मिनल वोल्टेज और आंतरिक प्रतिरोध। ये 3 इंपॉर्टेंट टर्म होती है जिसके बारे में आज अपन चर्चा करने वाले हैं। तो आगे देखते हैं सेल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। तो ध्यान दीजिएगा, सेल से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषा है, और इसके अंदर जो पहला पॉइंट आता है अपना, वो आता है बच्चों विद्युत वाहक बल, जिसको हम जनरली EMF कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बेसिकली होता गया, सबसे पहले तो इसके नाम से इसके बारे में पता नहीं करोगे। ऐसा नहीं कि आप लिख के आ जाओ विद्युत वाहक बल की डेफिनेशन आ जाए और लिख शुरू कर दो वह बल। अगर आपने वहां पे बल काम में ले लिया तो आगे वाला जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है वो उस क्वेश्चन को, उस आंसर को देखेगा ही नहीं, क्योंकि विद्युत वाहक बल रियलिटी में बल होता ही नहीं है, इट इज ए वोल्टेज। ये तो वोल्टेज होता है एक तरीके से, ठीक है ना। तो इसके नाम से इसके बारे में पता नहीं किया जाता। ये एक तरीके का वोल्टेज होता है जो सेल के अंदर होता है। तो इसकी डेफिनेशन अगर लिखी जाए तो क्या हो जाएगा कि एकांक धन परीक्षण आवेश को या धन आवेश को परिपथ में सेल सहित का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल सेल सहित घुमाने में किया गया कार्य EMF होता है। ठीक है बच्चों, अब इसको समझते हैं कि बेसिकली क्या है ये। तो एकांक धनावेश को परिपथ में सेल सहित घुमाने में किया गया कार्य, इसका दरअसल मतलब क्या हुआ कि अगर मैं एक सेल की बात करूं तो सेल का बेसिकली सिंबल क्या होता है, तो नॉर्मल सी बात है, सबको पता होता है कि इस तरीके से ये सेल होता है, ये इसके 2 टर्मिनल होता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये इसका क्या है बच्चों, नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है ना। तो इसके अंदर बेसिकली अपन अगर बात करें कि मान लीजिए यहां पर एक प्रतिरोध जोड़ दिया, ये बाह्य प्रतिरोध R है, ठीक है ना। तो अब देखिए होगा क्या कि सेल के अंदर आवेश को घुमाने के लिए सेल बेसिकली कर क्या रहा है, ऊर्जा दे रहा है, कार्य कर रहा है, ठीक है ना। सेल आवेश को, धारा को प्रवाहित करने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। तो इस सेल का जो धन परीक्षण आवेश है वो इस प्लस से निकला और प्लस से निकल करके इसके अंदर प्रवाहित हुआ, फिर माइनस की ओर आया, फिर माइनस से फिर वापस क्या होगा, सेल के अंदर देखो, सेल के अंदर किधर की ओर जाएगा, ये माइनस से प्लस की ओर जाएगा।
भाई सर्किट के अंदर धनावेश जो होगा वो प्लस से निकल करके किधर की और इस प्रतिरोध में होते हुए इधर की ओर भागा, ये नेगेटिव सिरा आ गया। और फिर वापस से जो धनावेश है वो सेल के अंदर, जो हमने सॉल्यूशन का सेल लिया था उसके अंदर किधर से किधर जाता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। तो पूरे परिपथ में, पूरा परिपथ मतलब कौन सा हो गया, ये बाहर का परिपथ। भाई दो परिपथ है यहां पे, एक सेल का खुद का परिपथ और एक बाहर से प्रतिरोध जो कनेक्ट किया है वो परिपथ। तो ईएमएफ बेसिकली क्या बोला गया है कि इस जो आवेश है धनावेश, इसको पूरे परिपथ में, पूरे परिपथ का मतलब क्या हो गया, बाह्य परिपथ, साथ ही साथ में सेल के अंदर, सेल सहित। सेल सहित का मतलब क्या हुआ कि नेगेटिव से पॉजिटिव तक और लाने में कार्य। तो यहां पे देखा जाए तो दो कार्य हो जाएंगे, एक तो बाहर के परिपथ में किया गया कार्य, एक क्या हो जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव लाने में किया गया कार्य। तो इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं कि एकांक धनावेश को परिपथ में सेल सहित घुमाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल कहलाता है। इसको और भी मैं एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, अभी पहले इसकी डेफिनेशन समझो, फिर उसके बाद में इसका थोड़ा फील भी आएगा कि बेसिकली ये ईएमएफ क्या है, टर्मिनल वोल्टेज क्या है और आंतरिक प्रतिरोध क्या है, उसके बारे में समझेंगे। तो पहले इसकी डेफिनेशन क्या कह रही है कि एक धनावेश को पूरे परिपथ में, पूरे परिपथ का मतलब हो गया सेल के बाहर देखो तो प्लस से माइनस की ओर, और सेल के अंदर देखो तो माइनस से प्लस की ओर, क्योंकि सतत प्रवाह होना चाहिए पूरे सर्किट में। तो इस पूरे में प्रवाहित करने में जो किया गया कार्य है, वो किया गया कार्य बच्चों क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल कहलाता है। ठीक है, तो वो अगर मैं लिखूं तो यहां पे बेसिकली क्या लिखा जाएगा कि विद्युत वाहक बल जो होगा, ये जो है वो अपन विद्युत विभव वाला जब चैप्टर पढ़ते हैं, थर्ड चैप्टर, उसके अंदर एक फॉर्मूला आता है। यहां पे जस्ट फॉर्मूले का काम में आ रहा है, इसलिए वो फॉर्मूला ही लिख रहा हूं। तो विद्युत वाहक बल जो होगा वो क्या होगा, कार्य बटे आवेश। ये हमारे पास में विद्युत वाहक बल हो जाएगा, विद्युत वाहक बल। ठीक है, इस एकांक धन परीक्षण आवेश को पूरे परिपथ के अंदर प्लस से माइनस और फिर माइनस से प्लस संपूर्ण परिपथ में घुमाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल कहलाता है। याद रखना ये बल नहीं है, ये क्या होता है, वोल्टेज होता है। ठीक है ना, इसकी पहले जो डेफिनेशन दी जाती थी उसमें ऐसा कहा जाता था कि कोई एक बल लग रहा है जो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर फेंक रहा है इसको, जबकि बाद में जैसे जैसे फिजिक्स की नॉलेज बढ़ी तब पता चला कि रियलिटी में ये कोई बल वल नहीं है, ये तो वोल्टेज है। तो नाम तो वही रख लिया लेकिन परिभाषा चेंज हो गई। तो वो परिभाषा चेंज क्या है, इट इज अ वोल्टेज। विद्युत वाहक बल वोल्टेज होता है। तो इसका अगर मैं मात्रक लिखूं तो विद्युत वाहक बल, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि जो विद्युत वाहक बल होता है का मात्रक वोल्ट होता है। तो ये वोल्टेज में मेजर किया जाएगा। अभी इसका पूरा फील भी करेंगे कि किस तरीके से ये ईएमएफ काम करता है, कैसा होता है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। दूसरी जो अपनी परिभाषा आती है वो आती है टर्मिनल वोल्टेज। तो नेक्स्ट जो है वो है बच्चों टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज का दरअसल मतलब क्या हुआ कि किसी एकांक आवेश को, एकांक धनावेश को परिपथ में, और वो भी कौन सा, बाह्य परिपथ में। बाह्य परिपथ का मतलब क्या हो गया, अगर सेल है तो प्लस से माइनस, वापस माइनस से प्लस की बात नहीं हो रही है, संपूर्ण परिपथ की बात नहीं हो रही है, बाह्य परिपथ में। तो यहां पे लिखा जाएगा एकांक धनावेश को बाह्य परिपथ में घुमाने में किया गया कार्य टर्मिनल वोल्टेज कहलाता है। बाह्य परिपथ का दरअसल मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए ये हमारे पास में एक सेल है और बाह्य परिपथ के अंदर आपने एक प्रतिरोध जोड़ दिया कैपिटल आर का। तो अब होगा क्या कि यहां से, क्योंकि सेल क्या करता है, ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा की सप्लाई करता है, तो यहां से धनावेश को भगाना शुरू किया तो यहां से प्लस से लेके माइनस तक भागेगा। सेल के अंदर नहीं,
विद्युत वाहक बल तो माइनस से प्लस की भी बात करता है, पूरे परिपथ के अंदर घुमाने में किए गए कार्य की बात होती है, वो विद्युत वाहक बल होता है। और सेल के केवल बाह्य परिपथ में, मतलब प्लस से माइनस की ओर भगाने में किया गया जो कार्य होता है वो क्या होता है बच्चों? टर्मिनल वोल्टेज होता है। और टर्मिनल वोल्टेज का भी मात्रक क्या होगा? तो इसका मात्रक वही होगा, क्योंकि विभवांतर है, ये तो कार्य है, ठीक है। एकांग आवेश को घुमाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा? इसका मात्रक भी क्या होगा? वोल्ट होगा। तो एकांक धनावेश को संपूर्ण परिपथ में, संपूर्ण परिपथ का मतलब प्लस से माइनस और माइनस से प्लस घुमाने में किया गया कार्य ईएमएफ कहलाता है। और बाह्य परिपथ में केवल घुमाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत वाहक बल कहलाता है, ठीक है। तीसरा इसके अंदर एक और डेफिनेशन आती है, वो आती है आंतरिक प्रतिरोध की, ठीक। तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है वो है आंतरिक प्रतिरोध, जिसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। ये बेसिकली होता क्या है? तो इसके बारे में लिखा जाएगा कि सेल में उपस्थित वैद्युत अपघट्य इधर लिख लेते हैं इसको, वैद्युत अपघट्य के कारण धारा प्रवाह में उत्पन्न बाधा को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध बेसिकली क्या होता है कि जो हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया है, वैद्युत अपघट्य लिया है, उस वैद्युत अपघट्य के जो आयंस होंगे, क्योंकि बीच के अंदर अगर ध्यान से देखा जाए तो जैसे ही हमने ये सॉल्यूशन की बात की थी, इसके अंदर H2SO4 का सॉल्यूशन भरा हुआ है, ये जिंक रॉड, ये कॉपर रॉड। इलेक्ट्रॉन जो है वो जिंक रॉड से निकल करके, यहां पे हमने बल्ब कनेक्ट कर दिया था, जिंक रॉड से निकल करके कॉपर में जा रहा है, फिर कॉपर से वापस इस सॉल्यूशन के अंदर आ रहा है। और इस सॉल्यूशन में बेसिकली आने के बाद में क्या करेगा? वो हाइड्रोजन के साथ संयोग हो गए, हाइड्रोजन गैस बनाएगा। तो उसके बीच में बेसिकली होगा क्या कि इसके H2SO4 के बीच में आयंस तो आएंगे, और वो आयंस बेसिकली क्या करेंगे? उस इलेक्ट्रॉन को चलने से रोकेंगे, क्योंकि हैवी पार्टिकल बैठे हुए, इलेक्ट्रॉन जाना चाहता है हाइड्रोजन के पास, हाइड्रोजन है यहां पे, तो यहां से यहां तक आने के अंदर उसको कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और वही कठिनाई क्या कहला रही है? आंतरिक प्रतिरोध। तो सेल के अंदर जो वैद्युत अपघट्य भरे हुए होते हैं, वैद्युत अपघट्य कुछ भी हो सकता है, H2SO4 हो सकता है, या फिर और भी अलग अलग तरीके के सॉल्यूशन अपन काम में लेते हैं, तो उनके कारण जो बाधा उत्पन्न की जा रही है धारा प्रवाह के अंदर, रुकावट उत्पन्न हो रही है। भाई प्रतिरोध तो रुकावट ही होता है, लेकिन सेल के अंदर जो अपघट्य है उसके कारण जो बाधा उत्पन्न हो रही है वो क्या कहलाती है? आंतरिक प्रतिरोध कहलाती है। क्लियर है बच्चों? और ध्यान रखिएगा, ये आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पे निर्भर करता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो याद रखना, आंतरिक प्रतिरोध, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पे निर्भर करता है, वो बातें यहां पे लिख रहा हूं। पहले जो होता है वो विलयन की सांद्रता पर, विलयन की सांद्रता पर, सांद्रता कंसंट्रेशन, सी से लिखेंगे इसको, ठीक है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। सेकंड जो है वो धारा प्रवाह पर डिपेंड करता है कि धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तीसरा जो डिपेंड करता है वो करता है इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी, जिसको अपन डी करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी, ये दोनों इलेक्ट्रोड है, जिंक की रॉड और कॉपर की रॉड बेसिकली क्या इलेक्ट्रोड हो जाएंगे, तो इन इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी पे डिपेंड करता है। फोर्थ जो बेसिकली डिपेंड करता है वो इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल पर,
ठीक है, ये इलेक्ट्रोड ही है। इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल पे डिपेंड करता है कि एरिया कितना है इनका इलेक्ट्रोडों का। और लास्ट जो डिपेंड करता है वो याद रखिएगा बच्चों, तापमान पर डिपेंड करता है, जिसको अपन T से लिखेंगे, और क्षेत्रफल को अपन एरिया से। तो किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है? तो याद रखिएगा, सेल की विलयन की सांद्रता पे, धारा के प्रवाह पे, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के, इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल पे और तापमान पे। और एक कैसे प्रभावित करता है, तो उसका एक फॉर्मूला है कि आंतरिक प्रतिरोध जो होता है वो बेसिकली किन बातों पे या कैसे डिपेंड करता है। तो स्मॉल आर, आंतरिक प्रतिरोध को अपन किससे लिखते हैं बच्चों? स्मॉल आर से लिखते हैं। ये होता है हमारे पास में CID/AT, नॉर्मल सा फॉर्मूला, ऐसे डिपेंड करता है। मैंने अभी अभी, अगर आप लोग ध्यान से देखो तो आपको पता चल रहा होगा, मैंने 5 बातें लिखवाई है कि एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन बातों पे डिपेंड करता है। तो ध्यान से देखिए, CID और A और T पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर मैं यहां पे देखूं तो इन सबको अगर मैं एक सूत्र के रूप में बांधूं कि सांद्रता बढ़ने पे आंतरिक प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ेगा, या धारा बढ़ने पे आंतरिक प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तापमान बढ़ने पे आंतरिक प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो सिंपल सा फॉर्मूला आप लोगों को याद क्या रखना है कि आंतरिक प्रतिरोध, C मतलब कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की, I मतलब धारा, D का मतलब दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, A क्षेत्रफल है और T जो है वो टेम्परेचर है। इन सभी बातों पे इस तरीके से ये डिपेंड करता है। तो ये फॉर्मूला याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर है बच्चों? तो ये हमने बात की है आंतरिक प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टेज की। विद्युत वाहक बल बेसिकली क्या होता है कि सेल सहित धनावेश को घुमाने में किया गया कार्य। टर्मिनल वोल्टेज क्या है? बाह्य परिपथ में धनावेश को घुमाने में किया गया कार्य। और आंतरिक प्रतिरोध क्या है? जो सॉल्यूशन भरा हुआ है, उस सॉल्यूशन के अंदर जो आयंस आ रहे हैं, जो रुकावटें आ रही है विद्युत अपघट्य के कारण, उस विद्युत अपघट्य के कारण जो धारा प्रवाह में रुकावट आ रही है, उसी को नाम हमने क्या दिया है बच्चों? आंतरिक प्रतिरोध नाम दिया। क्लियर है? तो देखिए, अब इसको थोड़ा फील करते हैं कि सेल के साथ में बेसिकली ये किस तरीके से होगा, किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है ना? तो देखिए, अगर मैं बात करूं सेल की, तो मान लीजिए ये आपका सेल है, ठीक, और ये जो है वो बेसिकली बाह्य प्रतिरोध है, कैपिटल R, ये बाहर का प्रतिरोध। ठीक, अब देखिए सेल में कुछ रिएक्शन हुई, ठीक है, जिंक जो था वो Zn+2 बना, SO4 आके मिला। तो यहां से बेसिकली हुआ क्या कि सेल ने जो एनर्जी की सप्लाई की, वो एनर्जी की सप्लाई जो की, एकांक आवेश की मैं बात कर रहा हूं, यहां पे आवेश कितना लिया जा रहा है? इकाई आवेश लिया जा रहा है। तो इकाई आवेश के लिए बात करेंगे तो यहां से जो इस सेल ने जो सप्लाई किया, वो सेल ने कितनी एनर्जी दी? मान लीजिए 12 जूल की एनर्जी दी। भाई रिएक्शन हुई, केमिकल बॉन्ड टूटे, नए बॉन्ड बने, जिसके कारण एनर्जी का डिफरेंस आया। एनर्जी का डिफरेंस के कारण इलेक्ट्रॉन भागा। यही तो सारी बातें अपन ने अभी पढ़ी। तो यहां पे बेसिकली हुआ क्या कि इस सेल ने एनर्जी दी धनावेश को, और वो एनर्जी जो दी वो कितनी दी बच्चों? वो दी 12 जूल। एक डेटा लेके चल रहे, 12 जूल की एनर्जी किसने दी? सेल ने दी। क्लियर है? अब देखिए, ये 12 जूल की एनर्जी लेके जो आपका धनावेश है वो क्या करेगा? इस नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की ओर मूव करेगा। जो आपके इस सेल के अंदर, इस सेल को मैं थोड़ा ब्रॉड करके बनाऊं तो कुछ इस तरीके से, 12 जूल की एनर्जी किसने दी? सेल ने दी। कैसे दी? बॉन्ड टूटे, नए बॉन्ड बने, तो उसके कारण जो डिफरेंस आया वो कितनी एनर्जी दी? 12 जूल दी। एक आंकड़ा लेके चल रहे अपन। अब उसने क्या किया कि 12 जूल की एनर्जी जो आवेश है वो लेके चला, लेकिन अब याद आना चाहिए विद्युत अपघट्य। क्या विद्युत अपघट्य उसको 12 जूल लेके जाने देगा? क्या नहीं जाने देगा। वो बेसिकली क्या करेगा? कुछ एनर्जी को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन या धनावेश आयनों से टकराते हुए चलेगा, तो जब वो आयनों से टकराते हुए चलेगा तो उस केस के अंदर क्या होगा? कुछ एनर्जी का लॉस हो जाएगा। तो जब ये जो आवेश है, इसको सेल ने कितनी जूल दी थी? 12 जूल की एनर्जी। लेकिन ये सॉल्यूशन के अंदर चला नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, तो बीच में आगे विद्युत अपघट्य के आयंस, उन आयंस ने क्या किया? इस इलेक्ट्रॉन को, इस आवेश को जाने से रोका, बाधा उत्पन्न की। तो बाधा उत्पन्न करेगा तो कुछ एनर्जी का क्या हो जाएगा बच्चों? लॉस हो जाएगा। और वो मान लीजिए कि 2 जूल की ऊर्जा खपत हो गई।
2 जूल खर्च हो गया, ठीक है ना। कहां खर्च हुआ? वो आंतरिक प्रतिरोध में खर्च हुआ। वो बेसिकली क्या, वैद्युत अपघट्य ने जो बाधा उत्पन्न की वहां पे खर्च हुआ। सेल ने तो कितनी एनर्जी दी थी? 12 जूल दी थी, लेकिन 12 जूल से वो भागा गया? नहीं भागा। क्यों नहीं भागा? क्योंकि बीच में वैद्युत अपघट्य आ गए। ठीक है साहब, बहुत बढ़िया। अब ये जो धनावेश है वो यहां सेल से बाहर आया, और सेल से बाहर आके फिर वो इस बाह्य परिपथ में दौड़ेगा। तो बाह्य परिपथ में किस एनर्जी के साथ दौड़ेगा? तो वो 10 जूल। अरे भाई नॉर्मल सी गणित है। सेल ने कितना दिया? 12 जूल। सेल के अंदर जो आंतरिक प्रतिरोध है उसने कितना खाया? 2 जूल। तो इलेक्ट्रॉन या धनावेश, यहां पे बात बेसिकली धनावेश से की जा रही है सारी बात है। तो जो ये धनावेश है वो बाह्य परिपथ में कितनी एनर्जी लेके दौड़ा? 10 जूल। तो यहां से ही तीनों बातें समझ में आ गई। ये 12 जूल क्या है? ईएमएफ, विद्युत वाहक बल है जो सेल ने एक्चुअल में दिया उसको। तो ये 12 जूल बेसिकली क्या है बच्चों? ईएमएफ है, विद्युत वाहक बल है। ये 2 जूल क्या है? ये 2 जूल वो ऊर्जा है जो आंतरिक प्रतिरोध ने खाई है, खर्च हुई है उसके अंदर। तो ये 2 जूल की ऊर्जा किसने खाई? आंतरिक प्रतिरोध में, इंटरनल रेजिस्टेंस ने, आईआर ने, इंटरनल रेजिस्टेंस। और इलेक्ट्रॉन बाह्य परिपथ में कितने से भागा? तो वो भागा है 10 जूल से, मतलब ये टर्मिनल वोल्टेज है। तो अब बात समझ में आ रही होगी, ईएमएफ किसको बोलते हैं, टर्मिनल वोल्टेज किसको बोलते हैं, और आंतरिक प्रतिरोध किसको बोलते हैं। तो परिपथ के अंदर सेल जो ऊर्जा देता है वो ऊर्जा कितनी होती है? ईएमएफ होता है, वो वोल्टेज में लिया जाता है। क्योंकि अपन यहां पे बात एकांक की कर रहे हैं इसलिए अपन जूल की सारी बातें कर रहे हैं। बाकी अगर डिवाइड बाय आवेश करोगे भाई, सिंपल सी बात है, जूल बाय कूलम, ये बेसिकली वोल्टेज बन जाएगा। एकांक की बात की जा रही थी, इसलिए अपन ने क्या किया, सारी बातें जूल में लिए, ऊर्जा के रूप में लिए। ठीक है ना। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि जो सेल ने सप्लाई की एनर्जी पूरे संपूर्ण परिपथ में घुमाने के लिए, तो देखो संपूर्ण परिपथ का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव से पॉजिटिव आने में 2 जूल खर्च हुई और पॉजिटिव से वापस नेगेटिव आने में 10 जूल। तो अगर मैं आपसे पूछूं ईएमएफ कितना है तो क्या बोलोगे सर? 12 जूल है। मैं अगर कहूं आंतरिक प्रतिरोध में कितनी ऊर्जा खर्च हुई, तो देख लो नेगेटिव से पॉजिटिव जाने में कितनी ऊर्जा खर्च हुई है, तो 2 जूल की ऊर्जा खर्च हुई है। और पॉजिटिव से नेगेटिव आने में, मतलब बाह्य परिपथ में घूमने में कितनी ऊर्जा खर्च हुई है, तो क्या बोलोगे बच्चों? 10 जूल की ऊर्जा। तो वो बेसिकली क्या हो गया? टर्मिनल वोल्टेज हो गया। क्लियर है बात? ठीक है। तो इसके आधार पर ही अपन अगर बात करें कि टर्मिनल वोल्टेज, विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध, इन तीनों में एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन के बारे में चर्चा करते हैं कि कैसे वो रिलेशन निकाला जाता है। तो अगला जो अपना पॉइंट आता है वो है विद्युत वाहक बल, जिसको अपन ई से लिखते हैं। ठीक। टर्मिनल वोल्टेज, जिसको अपन वी से लिखेंगे, तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर में संबंध, क्या संबंध होता है उसकी चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले सेल का सिंबल देख लो, सेल कैसे बनाया जाता है। तो इसका सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, क्योंकि अब आंतरिक प्रतिरोध भी तो अपने रोल में आ गया भाई। आंतरिक प्रतिरोध को भूल थोड़ी सकते हैं, अब तो आंतरिक प्रतिरोध का भी काम पड़ेगा। तो बैटरी जो प्योर वोल्टेज सप्लाई कर रही है, जो एक्चुअल में एनर्जी दे रही है, वो कितना है? ईएमएफ। तो ये लिखा जाएगा ई। और ये क्या है? ये है सेल का आंतरिक प्रतिरोध, जिसको स्मॉल आर से लिखेंगे। तो जब भी कभी सेल को रिप्रेजेंट करना हो, प्रदर्शित करना हो, तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है? ईएमएफ और साथ में आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है। बाह्य परिपथ से जोड़ देंगे तो वो कैपिटल आर से जुड़ जाएगा। आंतरिक प्रतिरोध को हमेशा स्मॉल आर से लिखोगे। क्लियर है बात? तो अब देखिए विद्युत वाहक बल, इन सब के बीच में अपन संबंध स्थापित करते हैं। यहां पे बात एकांक आवेश की हो रही है, एकांक धनावेश को। तो एकांक धनावेश की बात करूं तो यहां पे लिखा जाएगा कि एकांक धनावेश को संपूर्ण परिपथ में घुमाने में कार्य, कितना कार्य करना पड़ेगा?
तो W इज इक्वल टू, एक तो होगा W एक्सटर्नल, भाई बाहर चलाना है ना। मान लीजिए मैं अगर इसके साथ में एक प्रतिरोध कनेक्ट कर दूं कैपिटल R का तो बाहर भी तो चलाना है आवेश को समझ में आ रही है बात? आवेश को बाहर चलाने के लिए टोटल जो कार्य करना पड़ेगा वो एक्सटर्नल कार्य, और साथ ही साथ में आंतरिक प्रतिरोध इंटरनल। तो आंतरिक प्रतिरोध मतलब ये ठीक वही बात हो गई, 10 जूल किससे कहां पे चाहिए, 10 जूल चाहिए अपने को बाहर घुमाने में, और 2 जूल कहां खर्च हो गया, आंतरिक प्रतिरोध में। तो रियलिटी में सेल ने एनर्जी कितनी दी थी, वो 12 जूल की दी थी। तो ऐसे ही लिखेंगे इसको। अब देखिए कार्य की अगर मैं बात करूं तो कार्य बेसिकली अपन लिखेंगे जो अपन विद्युत विभव वाले चैप्टर से पढ़ते हैं। वी नो दैट, हम एक बात अच्छे से जानते हैं कि V इज इक्वल टू क्या होता है, W बाई क्यू, एकांक धनावेश को घुमाने में किया गया कार्य। ये बेसिकली हमारे पास में क्या होता है बच्चों, V इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, W डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। अब यहां पे ये W कौन सा है, विद्युत वाहक बल के लिए। यहां पे जो W है वो बेसिकली किसके लिए है, विद्युत वाहक बल के लिए। तो मैं अगर विद्युत वाहक बल के लिए लिखूं तो इसको लिख लो E, क्योंकि विद्युत वाहक बल को अपन बेसिकली किससे लिख रहे हैं, E से लिख रहे हैं। तो ये विद्युत वाहक बल के लिए हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, विद्युत वाहक बल। टर्मिनल वोल्टेज के लिए लिखना चाहूं तो टर्मिनल वोल्टेज के लिए उसी आवेश को घुमा रहे हो भाई, जो आवेश नेगेटिव से पॉजिटिव आया वही तो वापस पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहा है। तो अगर मैं यहां पे वोल्टेज के लिए लिखना चाहूं, टर्मिनल वोल्टेज के लिए, तो वो लिखा जाएगा V इज इक्वल टू W एक्सटर्नल डिवाइड बाई Q। ये V क्या है, ये टर्मिनल वोल्टेज है TV। भाई फॉर्मूला तो वही होता है, कार्य बटे आवेश। तो उस धनावेश को घुमाने में जो टोटल कार्य हो रहा है वो तो क्या हो गया, EMF हो गया, और जो बाह्य परिपथ में घुमाने में कार्य हो रहा है वो क्या है, टर्मिनल वोल्टेज है। क्लियर है बच्चों? तो यहां पे बेसिकली क्या लिखा जाएगा, तो यहां पे मैं अगर W को हटाऊं तो W को बेसिकली नेक्स्ट स्लाइड पे ले रहा हूं, तो मैं यहां पे W क्या लिख सकता हूं, W लिखूंगा Q मल्टीप्लाई विद E। यही हो गया, ध्यान से देखिए, W को लिखो तो Q मल्टीप्लाई विद क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से अगर मैं W एक्सटर्नल लिखूं तो वो W एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, यहां से देखो तो Q मल्टीप्लाई विद V हो जाएगा। तो ये लिखा गया Q मल्टीप्लाई विद V। तो हमारी जो इक्वेशन है, इसको भले ही चाहो तो इक्वेशन नाम दे दो, ये इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 से क्या लिखा जाएगा कि W इज इक्वल टू W एक्सटर्नल प्लस W इंटरनल, यही तो था अपना। तो W की वैल्यू लिखो तो क्या हो जाएगी, Q मल्टीप्लाई विद E। एक्सटर्नल की वैल्यू क्या हो जाएगी, QV। और इंटरनल वर्क, ये इंटरनल वर्क बेसिकली हुआ क्या है, ये बेसिकली ऊर्जा के रूप में खर्च हुआ है। आंतरिक प्रतिरोध के रूप में क्या हुआ है बच्चों, खर्च हुआ है। आंतरिक प्रतिरोध ने ऊर्जा की खपत की है, वेस्टेज गया है वो। तो वेस्टेज गया है तो उसके लिए अपन क्या लिख सकते हैं, जूल के तापन के नियम से, क्योंकि वो ऊर्जा के रूप में खर्च हुआ, तापीय ऊर्जा के रूप में, और जूल के तापन के नियम से W इन को अपन क्या लिख सकते हैं, I स्क्वायर RT। जूल के तापन का नियम की भाई एनर्जी कहां पे लॉस हुई, तो अगर आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है और t समय में अगर धारा प्रवाहित हो रही है तो जूल के तापन के नियम से अपन इंटरनल वाले को, क्योंकि ऊर्जा जो होती है वही कार्य है, तो वो जो कार्य हुआ वो बेसिकली कितना हो गया, I स्क्वायर RT। तो हम यहां पे लिख सकते हैं QE इज इक्वल टू QV प्लस इंटरनल वाला जो कि ऊर्जा के रूप में खर्च हुआ, 2 जूल जो वेस्ट हुआ, वो बेसिकली कितना है, I स्क्वायर RT। यही हो गया बच्चों। तो सॉरी स्मॉल r है, हाँ ये ध्यान रखना, इसका बहुत ज्यादा, कैपिटल R करते ही प्रतिरोध बन जाएगा बाह्य प्रतिरोध, स्मॉल r। अब अपन को पता है, वी नो दैट, हम अच्छे से जानते हैं कि I बराबर क्या होता है, Q बाई T। तो अगर मैं यहां से Q को एलिमिनेट करूं तो क्या आ जाएगा, I मल्टीप्लाई विद T। तो जहां पे Q दिख रहा है वहां पे I मल्टीप्लाई विद T रख दो, तो ये लिखा गया IT इंटू E
इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू रखो तो आई टी वी प्लस आई स्क्वायर आर टी। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो बेसिकली हो क्या रहा है, आई टी इंटू ई। ये आई क्या है, विद्युत धारा, टी क्या है, जितने समय में प्रवाहित हुई, और ई क्या है, ईएमएफ, जो बैटरी ने एक्चुअल में वोल्टेज दिया। तो ये लिखा गया आई टी वी, सॉरी यहां से तो कुछ कॉमन ले लेते हैं। यहां से कॉमन क्या आ रहा है, यहां से कॉमन आ रहा है बच्चों आई टी। ध्यान से देखो आई टी दोनों में कॉमन आ गया, तो ये बन गया वी प्लस आई मल्टीप्लाई विद आर। आई टी ने आई टी को मार दिया क्योंकि धारा उसी परिपथ में प्रवाहित हो रही है और उतने ही समय में बात की जा रही है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ई बराबर क्या लिखा जाएगा बच्चों, वी प्लस आई मल्टीप्लाई विद आर। ये सेल के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल के आया है। यहां पे अगर मैं बात करूं ई क्या है, तो क्या जवाब होगा बच्चों आपका, ये होता है ईएमएफ, विद्युत वाहक बल। वी क्या है, वी है टर्मिनल वोल्टेज। आई क्या है, उस परिपथ के अंदर जो धारा प्रवाहित हो रही है, क्योंकि टर्मिनल वोल्टेज आ गया तो आपने बाहर से कनेक्ट कर दिया सर्किट को, सेल को डिस्चार्ज करना शुरू कर दिया। तो सेल जब डिस्चार्ज होगा तो उस केस में धारा प्रवाहित होगी, तो कितनी उस सर्किट में धारा प्रवाहित हुई वो आई है। और स्मॉल आर क्या है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। क्लियर है बच्चों। तो ये सेल के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ई बराबर वी प्लस आई आर, जहां ई ईएमएफ है, वी टर्मिनल वोल्टेज है, स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोध है, और आई उस सर्किट में बहने वाली धारा है। क्लियर है बच्चों। एक बार वापस से समझ लो, अगर किसी को कोई समस्या आई है तो एक बार वापस से इसको त्वरित गति से समझते हैं। तो ध्यान दीजिए, इधर हमने क्या किया कि हमको ईवी, भाई विद्युत वाहक बल क्या होता है, विद्युत वाहक बल होता है सेल पूरे परिपथ में घुमाने में किया गया कार्य। टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, बाहर के परिपथ में घुमाने में किया गया कार्य। आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, सेल के अंदर विद्युत अपघट्य के कारण उत्पन्न होने वाला प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। यही था। हमने क्या किया, एक परीक्षण आवेश लिया, एक धनावेश लिया, उस धनावेश को अपन नेगेटिव से पॉजिटिव लेके आ रहे हैं, फिर वापस से सर्किट में घुमा रहे। तो कितना कार्य करना पड़ेगा, तो कार्य यहां पे दो करने पड़ेंगे। एक तो सर्किट के बाहर घुमाने में कार्य, और साथ ही साथ में कौन सा कार्य, आंतरिक प्रतिरोध के विरुद्ध भी तो कार्य करना पड़ेगा। सेल की कुछ ऊर्जा वहां भी खपत होगी। तो हमारा जो कुल कार्य आया वो एक्सटर्नल कार्य, बाह्य कार्य, और इंटरनल कार्य, आंतरिक के अंदर किया गया कार्य। अब ये वाला जो टॉपिक है, ये आप लोग विद्युत विभव वाले चैप्टर में पढ़ते हो। वहां पे पढ़ा जाता है कि जो विभव होता है वो कार्य बटे आवेश होता है, किया गया कार्य उस आवेश के ऊपर। ठीक है ना। तो वहां से हमने लिया, तो कुल कार्य जो है ये W क्या है, टोटल वर्क है। टोटल वर्क क्या होगा, विद्युत वाहक बल के कारण, जो विद्युत वाहक बल ही तो टोटल कार्य कर रहा है। तो यहां पे विद्युत वाहक बल के लिए आ जाएगा W/Q। बाह्य परिपथ में घुमाने में किया गया कार्य तो विभव होता है, टर्मिनल वोल्टेज होता है, सॉरी। तो टर्मिनल वोल्टेज V बराबर क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल किया गया कार्य बटे आवेश। तो अगर मैं W को लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा, Q इंटू ई, और एक्सटर्नल को लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा, Q इंटू वी। तो बस उसी वैल्यू को हमने आगे पुट कर दिया, वैल्यू को यहां पे पुट कर दिया। इंटरनल क्या है, इंटरनल बेसिकली क्या हुआ, ऊर्जा की खपत हुई है, और जूल के तापन के नियम से ऊर्जा की खपत को अपन लिखते हैं आई स्क्वायर आर टी। ये जूल के तापन का नियम होता है कि उसके अंदर जो प्रवाहित हुई धारा, उसके कारण कितनी ऊर्जा बेसिकली खर्च हुई ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में, तो वो बेसिकली कितना, आई स्क्वायर आर टी। बस वैल्यू पुट कर दी, धारा से हमने Q को हटा करके I मल्टीप्लाई भी T लिख दिया। आगे तो नॉर्मल सी मैथमेटिक्स है। क्लियर है बच्चों। तो काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, E = V + I मल्टीप्लाई विद R। अब देखिए, इससे एक और डेफिनेशन अपन यहां से निकालते हैं। ध्यान देना, सेल की जो इक्वेशन आई है हमारे पास, तो सेल की समीकरण से, इसको अपन बेसिकली सेल की समीकरण कह सकते हैं। क्या आई है बच्चों, E = V + I मल्टीप्लाई विद R। ठीक है। अब इससे और आप डेफिनेशन बना सकते हो टर्मिनल वोल्टेज की और विद्युत वाहक बल की। ठीक है ना। ध्यान से देखिए, अगर मैं यहां पे एक बात, एक स्पेशल केस ले लूं कि यदि I बराबर 0 है, I 0 का मतलब क्या हुआ कि आपने उस सेल को बाह्य परिपथ से जोड़ा ही नहीं। भाई I कब 0 होगी, मैंने मान लीजिए मैंने सेल ले लिया, अब इस सेल को मैंने रिमोट कंट्रोल में लगाया ही नहीं, या मैंने किसी उपकरण में लगाया ही नहीं, तो क्या धारा प्रवाहित होगी, क्या नहीं होगी। मतलब ये बेसिकली क्या हो गया, खुला परिपथ। इसको बेसिकली हम क्या बोलेंगे, खुला परिपथ। जोड़ा ही नहीं सेल को, मतलब ये सेल कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है। आंतरिक प्रतिरोध R है, सेल का EMF E,
तो ध्यान से देखिए, आई की वैल्यू जरा 0 पुट करो तो इसमें, जैसे ही आप आई की वैल्यू 0 पुट करोगे आपका आंसर क्या आएगा बच्चों, E इज इक्वल टू V। यहां से आपकी एक और डेफिनेशन तैयार हो रही है कि खुले परिपथ में, ध्यान से सुनना बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ रही है। खुले परिपथ में, खुला परिपथ का मतलब जब धारा प्रवाहित नहीं होती, तो खुले परिपथ में सेल के दोनों टर्मिनलों के मध्य का विभवांतर, खुले परिपथ में जब धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तो खुले परिपथ में सेल के दोनों टर्मिनलों के मध्य का विभवांतर ही विद्युत वाहक बल कहलाता है। ध्यान से देखो, ये विभवांतर किसके बराबर आ रहा है, विद्युत वाहक बल के बराबर आ रहा है। तो आप यहां से एक और डेफिनेशन विद्युत वाहक बल की क्या लिख सकते हो कि खुले परिपथ में, खुले परिपथ में सेल के दोनों सिरों के मध्य का विभवांतर EMF कहलाता है। ये और डेफिनेशन लिख सकते हो अगर आपको वो वाली डेफिनेशन थोड़ी सी अगर परेशान कर रही है कि संपूर्ण परिपथ में घुमाने में किया गया कार्य, ये भी डेफिनेशन दे सकते हो। खुले परिपथ में सेल के दोनों सिरों के मध्य का विभवांतर क्या कहलाता है बच्चों, EMF कहलाता है। तो टर्मिनल वोल्टेज किसको कहेंगे, जरा ध्यान से देखो, अगर मैं इस सेल को बाह्य परिपथ से जोड़ दूं, अगर मान लीजिए हमारे पास यही सेल है और इस सेल को अगर मैं किसी बाह्य परिपथ से, मतलब बाहर के किसी प्रतिरोध से जोड़ दिया, ये स्मॉल आर, कैपिटल आर, तो उस केस में धारा प्रवाहित होनी शुरू हो जाएगी, सर्किट से धारा निकलेगी। तो उस समय अगर इसके दोनों सिरों के बीच का विभवांतर निकालोगे, ये दोनों पॉइंट, ठीक है ना, क्योंकि कनेक्टिंग वायर है, मैंने कनेक्टिंग वायर के लिए क्या बता रखा है, ये इस पॉइंट का विभव, इस पॉइंट का विभव, इस पॉइंट का विभव, इस पॉइंट का विभव बराबर होगा। तो बेसिकली जब आपने बंद परिपथ कर दिया, जब धारा का प्रवाह करना शुरू कर दिया, उस समय अगर इसके दोनों सिरों के मध्य का विभवांतर निकालोगे तो वो क्या आएगा बच्चों, टर्मिनल वोल्टेज आएगा। तो टर्मिनल वोल्टेज को आप क्या लिख सकते हो कि बंद परिपथ में सेल के दोनों टर्मिनलों के मध्य का विभवांतर टर्मिनल वोल्टेज टीवी कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो ये बेसिकली टर्मिनल वोल्टेज की एक और डेफिनेशन। बस दोनों में डेफिनेशन में क्या चेंज करना है, खुले परिपथ में हो तो EMF, अगर सर्किट को बंद कर दे और फिर अगर इसका वोल्टेज चेक किया जाए तो वो बेसिकली थोड़ा कम आएगा, जिसको अपन क्या बोलेंगे, टर्मिनल वोल्टेज कहेंगे। क्लियर है बच्चों। तो ये बेसिकली हमने सेल के बारे में ये बात की है। इसके अंदर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, आदर्श सेल किसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो आदर्श सेल वो सेल होता है जिसका आंतरिक प्रतिरोध 0 होता है। भाई आंतरिक प्रतिरोध है क्या, एक तरीके की रुकावट है, बाधा उत्पन्न कर रहा है। अगर मैं कुछ ऐसा सेल बना दूं जिसका आंतरिक प्रतिरोध हो ही नहीं, तो वो आदर्श सेल कहलाएगा, क्योंकि एनर्जी का कुछ लॉस हो ही नहीं रहा है। तो आदर्श सेल की अगर डेफिनेशन कही जाए तो आदर्श सेल किसको बोला जाएगा, तो इसके बारे में आप लिख लीजिए कि वो सेल जिसका आंतरिक प्रतिरोध 0 होता है, वो कौन सा होता है बच्चों, आदर्श सेल कहलाता है। फिर इसके अंदर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, छोटे छोटे क्वेश्चन बता रहा हूं। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किस स्थिति में टर्मिनल वोल्टेज और विद्युत वाहक बल दोनों बराबर होंगे। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है बोर्ड में। तो वो क्वेश्चन अगर लिखा जाए कि किस स्थिति में टर्मिनल वोल्टेज व EMF बराबर होंगे, तो ध्यान से देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या आया था, E इज इक्वल टू V प्लस IR। प्रश्न क्या कह रहा है कि किस स्थिति में E और V बराबर होगा। तो इसके दो केस निकल के आएंगे। समीकरण को देखो, नॉर्मल सी गणित लगानी है। अगर
I का मान 0 हो जाए, ध्यान से देखो, अगर I का मान 0 हो गया तो E V के बराबर हो गया, मतलब खुले परिपथ में, ये बेसिकली क्या हो गया बच्चों, खुले परिपथ में। या फिर अगर I 0 नहीं कर सकते तो R 0 करो, तो R अगर 0 किया जाए मतलब आदर्श सेल, या तो ये हो जाए या ये हो जाए, इन दोनों में से ही अगर कोई एक चीज मिल जाए तो टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ दोनों क्या होंगे बच्चों, बराबर होंगे। तो आज जो हमने चर्चा की है वो बेसिकली विद्युत सेल के बारे में, कि विद्युत सेल क्या होता है, कैसे काम करता है, इसकी मैकेनिज्म समझी कि कैसे बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं, और बॉन्ड के टूटने और बनने के कारण ही जो एनर्जी का डिफरेंस आता है, वही एनर्जी का डिफरेंस बेसिकली अपने को विद्युत ऊर्जा के रूप में मिलता है। तो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज होती है। फिर इसके बाद में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट इसकी 3 महत्वपूर्ण परिभाषाएं पढ़ी, विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टेज और आंतरिक प्रतिरोध। विद्युत वाहक बल क्या होता है, पूरे सेल सहित परिपथ में धनावेश को घुमाने में किया गया कार्य ईएमएफ कहलाता है, बाह्य परिपथ में घुमाने में किया गया कार्य टर्मिनल वोल्टेज कहलाता है, और सेल का जो विद्युत अपघट्य है, वो जो बाधा उत्पन्न करता है, उसको हमने आंतरिक प्रतिरोध नाम दिया है। फिर इन तीनों के बीच में रिलेशन स्थापित किया, जो कि क्या आया था, E बराबर, मतलब विद्युत वाहक बल बराबर V टर्मिनल वोल्टेज प्लस I इंटू आंतरिक प्रतिरोध। और ध्यान रखिएगा, EMF वोल्टेज होता है, बल नहीं होता, टर्मिनल वोल्टेज भी वोल्टेज है, ठीक है ना। तो आज जो हमने चर्चा की है वो सेल का एक बेसिक पॉइंट समझा है, ठीक है ना। कल इसके बारे में जब अपन बात करेंगे, या नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब अपन बात करेंगे, तो इसके आगे के टॉपिक को कंटिन्यू रखा जाएगा। क्लियर है बच्चों। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक YouTube चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी YouTube वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।